हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस सीरीज को मिला है। तो आज हम लेकर के आए हैं नई शिक्षा नीति 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लगभग 20 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, और यह क्वेश्चन मैं बता दूं कि रीट में पूछा भी गया है। REET रीट में इसके लिए राजस्थान की जो सर्विसेज है उसमें इसको पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दीक्षा, निखार, दिशा या फिर परख? तो इसका साथियों आंसर जाएगा परख। और परख जो है यह मूल्यांकन केंद्र के रूप में काम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब परख का फुल फॉर्म क्या है तो अगले क्वेश्चन में हम वह डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम परख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था और परख की स्थापना की घोषणा की थी। तो यह डेट भी कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और परख का मतलब है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। बाकी का आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, परख का फुल फॉर्म क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई सेगमेंट पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और फिर बी है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिसर्च, यहाँ पर रिसर्च कर दिया है एग्जामिनर ने। और फिर उसके आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस रिसर्च एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक, यहाँ पर उसने डेवलपमेंट हटा दिया है और फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस को बदल करके प्रो लिख दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा और इसका सही आंसर जाएगा साथियों ए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हो सकता है कि वह एच तक पहुंचे, लेकिन यह आपको चारों चीजें याद रखनी है, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस एंड नॉलेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको इस स्लाइड में बता दूं कि इसका फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। स्कूल परिसरों में समूहों और के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में एक संस्था की स्थापना की बात की गई है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो फीचर्स थे वहां से। तो यहाँ आपको बताना है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एक फॉर्म में, स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कौन से संस्था की स्थापना की बात की गई है? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज, स्टूडेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटीज, टीचर स्टूडेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटीज या वोकेशनल स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज? तो इसका सही आंसर है साथियों ए, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज, SSSA। चलिए, ये बिल्कुल एनईपी से उठाया है उसके फीचर्स से और यहाँ पर की गई है कि इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स, सेटिंग अप ऑफ स्कूल स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज, एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए तो आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मीरूज या फिर MERUS नाम किसे दिया गया है? इसका भी एक प्रकार से फुल फॉर्म ही पूछा है। इन चार में से आपको बताना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिव्यू यूनिवर्सिटीज, मेडिकल एजुकेशन एंड रिव्यू यूनिवर्सिटीज। तो एक एक शब्दों का झोल लगता है यहाँ पर। इसका आंसर भी साथी हो जाएगा ए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित संस्था हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, HECI, निम्न में से किस शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करेगी? यह भी एक प्रस्तावित संस्था है। ठीक है, और इसके बारे में अभी आपको आगे जानने के लिए मिलेगा। विधि मतलब लॉ, LLB जो होता है, चिकित्सा मतलब मेडिकल, विधि और चिकित्सा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको याद रखना है कि लॉ की जो पढ़ाई लिखाई होती है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेट होती है। उससे भी आपको एग्जाम दे करके, LLB का एग्जाम दे करके उससे
एडवोकेट की परमिशन लेनी पड़ती है, बनने की परमिशन लेनी पड़ती है। एलएलबी की डिग्री होने से कुछ नहीं होता है। और उसी प्रकार से एमसीआई होती है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वह चिकित्सा शिक्षा पर क्या रखती है, अपना नियंत्रण रखती है। आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश वर्जन है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी, मतलब ये जो है अम्ब्रेला बॉडी मतलब कही जाएगी कि सारी जो संस्थाएं हैं इसके अंदर अब काम करेंगी, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़ छाड़ करके, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल। तो मेडिकल मतलब की चिकित्सा और लीगल मतलब की विधि। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक अम्ब्रेला बॉडी की भांति काम करने की कोशिश करेगी, और अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक तथा शिक्षण परम पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो MNNT करके टी करके एक संस्थान है, यह आपको इसकी वेबसाइट जरूर विजिट करनी चाहिए, और इसका भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रोल अदा होने वाला है। तो 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2002, 25 दिसंबर 2015 या 25 सितंबर 2014। तो इसका सही आंसर है साथियों 25 दिसंबर 2014 को यह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको घोषित किया था। ये है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्कीम ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग ऑन 25 दिसंबर 2014, और इसके आगे ये पूरा फंड वगैरह है। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाने वाली जो समिति थी उसमें मध्य प्रदेश के सदस्य कौन नहीं थे, ठीक है। तो ये दो नाम इसमें छुपे हुए हैं और एक नाम इसमें नहीं है। तो आपको बताना है क्या रामशंकर कुरील, जो फॉर्मर फाउंडर हैं और वाइस चांसलर भी रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू इंदौर मध्य प्रदेश के, टीबी कट्टीमनी ये वाइस चांसलर थे उस समय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक में है, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता अभी वर्तमान में डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय सागर की चांसलर वाइस चांसलर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ये नहीं थी। मतलब अपने लिए दो नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन दोनों नामों को आपको याद रखना है ए और बी के लिए, क्योंकि ये उस समिति के सदस्य थे जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, ठीक है। चलिए, तो ये कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वहां से मैंने उठाया है। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाले जो नाम हैं वो हैं आपको कस्तूरी रंजन जी, तो आप रखोइए याद क्योंकि इनकी अध्यक्षता थी। ये टीबी कट्टीमनी ये हमारे मध्य प्रदेश से थे, और दूसरा नाम ये रामशंकर कुरील ये भी मध्य प्रदेश महू की जो यूनिवर्सिटी है उससे थे। इसके अलावा कर्नाटक नॉलेज कमीशन बेंगलोर, ये अलग कर्नाटक ज्ञान कमीशन जो है इसको भी आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अलग यूनिक नाम मुझे मिला है एमपी श्रीधर, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जिसकी बात की थी हमने, HECI के कार्यों को प्रभावी निष्पादन बनाने हेतु 4 निकायों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये NHERC, ये GEC नेशनल एक्रेडिटेशन कमीशन, और ये हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ठीक है, और ये MCI भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद। तो साथियों इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 4 संस्थाएं ये अम्ब्रेला बॉडी की भांति काम करना है इसके लिए। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये चारों ऊपर की ये 4 ABCD ये 4 संस्थाएं काम करेंगी। लेकिन इसके पहले हमने ये भी डिस्कस किया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान मेडिकल काउंसिल और जो लॉ है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो लीगल के लिए देखेगा, और ये MCI जो है वह चिकित्सा के लिए देखेगी। तो इसको छोड़ दें, बाकी के ये 4 रहेंगे। तो इसका सही आंसर जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसमें लिखा भी है तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि ये कौन कौन से काम क्या करेंगे। इसको कंपाइलेशन को काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? BTech, PhD, MPhil या फिर BSc? तो सीधा सीधा आंसर है इसका MPhil अब नहीं होती है, और MPhil पर रोक लगा दी गई है, PhD होगी। नेट क्वालिफाई कीजिए या फिर आप सेट क्वालिफाई कीजिए, PhD कीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर किसका विकास किया जाएगा, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ये NETF है, NETF के फुल फॉर्म दिए गए हैं एक प्रकार से,
और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, इसको मैं बता देता हूँ कि इसको NCFTE भी बोला जाता है, और ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि यह NCERT के परामर्श के बाद ही विकसित किया जाएगा, और इसका काम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार करना होगा। ठीक है, सबकी एक अलग अलग जिम्मेदारी इन्होंने सौंप दी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्राप्त प्रदान की जा सकेगी। तो एक प्रकार के क्रेडिट दिए जाएंगे अब बच्चों को, तो उस क्रेडिट का नाम क्या रखा गया है, बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एश्योर बैंक ऑफ क्रेडिट या एस्पायर बैंक ऑफ क्रेडिट। तो सीधा सीधा आंसर है इसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसके बारे में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता, इक्वलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, प्रदान करने की दिशा में एक स्थापना होगी। एक फंड की बात की जा रही है, ऑप्शन समझ गए होंगे, लेकिन उस फंड का नाम क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड, सिक्योर गर्ल फंड, इक्वलिटी फंड या जेंडर इक्वलिटी फंड। तो आंसर है आपको याद रखना है कि यह है जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी, ताकि देश में लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ समानता और उनको क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे इसमें मिला भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अध्ययन के दौरान। NEP 2020 के अनुसार देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत कितना है, कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत कितना है, 1% है या 9% है या 15% है या फिर 5% है। तो इसका सही आंसर है साथियों 9% है ये। ठीक है, और इसमें भी बड़ी बात ये है कि ये NEP से उठा करके डायरेक्ट लाया गया है। यद्यपि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत 9 है, कभी कभार MPPSC डायरेक्ट लाइन उठा लेती है, लेकिन अगर पूछी जाए कि कृषि और संबंध कृषि विज्ञान विषयों में नामांकन, उच्च शिक्षा के कुल नामांकन का जो हायर एजुकेशन होती है ना, तो उसमें भी आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपको देखने के लिए मिलता है वह 1% से भी कम है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर वह विषय की स्थिति में पूछ ले तो आपको 1% लगाना है, और अगर विश्वविद्यालय की संख्या पूछ ले या विश्वविद्यालय का प्रतिशत पूछ ले, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इसका, तो यूनिवर्सिटीज का, तो 9% आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आपने क्यों दे दिए, तो आप जब NEP के इशूज पढ़ते हैं तो उसमें एक शिक्षा की भाषा बहुत बड़ा रोल अदा करती है, तो भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है और उसका नई शिक्षा नीति में भी जिक्र किया गया है। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि इनमें से कौन सा होगा, 220, 197, 50 या फिर 94। तो यूनेस्को ने माना है कि 197 भाषाएं लुप्त प्राय हो चुकी हैं। इसके लिए आगे पढ़ते हैं कि क्या है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई है, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने लिए महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि कोई जनजाति है, कोई समुदाय है, वो सिर्फ अकेला बचा है और उसी की भाषा बोलता था, लेकिन वो भी खत्म हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर वो भाषा भी लुप्त हो जाती है। तो उस भाषा को क्या करने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उसकी शब्दों को रखने के लिए, बोलियों को रखने के लिए, वीडियो लेक्चर्स रखने के लिए इस पर प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से मुझे लगता है कि स्वयं प्रभा मूक्स जो है और दिशा, ये यहाँ से इनके क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि इसका सही आंसर है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, सी, इस पर ज्यादा आपको फोकस करना है और पढ़ के जाना है ये क्या करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, कितने महीने के कोर्स होते हैं, कोर्स की जो लेंथ है वो तो अलग अलग होती है हालांकि, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के टीचर्स आपको क्रेडिट बेस्ड स्टडी कराते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के लिए, ठीक है, के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए कौन कौन से विषयों पर NEP 2020 काम करेगा। ठीक है,
तो ये जो है ये मोरल वैल्यूज की बात की जा रही है यहाँ पे, उसमें दिया भी गया है आपके सिलेबस में कि वैल्यूज की बात की जाएगी, तो कैसे वैल्यूज विकसित की जाएंगी उसके बारे में चर्चा की गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप की जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, उसे डाउनलोड कर लें और हमारी टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चंस की संख्या भली कम रहेगी लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर उसके जो हम उसका सॉल्यूशन देते हैं वो पूरा ऐसा देते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो दंत कथाओं और भारतीय परंपराओं की प्रेरक कहानियों से, भारतीय संविधान के अंशों से, वैश्विक साहित्यों से या फिर उपरोक्त सभी से। चलिए, तो इसका सही आंसर है साथियों उपरोक्त सभी से। अब ये दिया गया है विद्यार्थियों को कम उम्र में सही करने के लिए, व्हाट इज डूइंग राइट करके कुछ है, और उसको कैसे सुधारा जाएगा इसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और उसमें चर्चा की गई है कि हम मोरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए क्या क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 में वर्चुअल लैब्स बनाने के लिए किन किन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग की बात की गई है। तो ये दीक्षा, स्वयं प्रभा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के लिए काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोर्टल्स काम कर रहे हैं और उनका क्या उपयोग है। तो इसका सही आंसर है साथियों उपरोक्त सभी। अब ये वर्चुअल लैब्स के बारे में भी दिया गया है और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की बात भी ऑनलाइन कैसे की जाएगी उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। एआई आधारित प्रौद्योगिकी के लिए क्या एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, बिल्कुल। डेटा है, सर्वर है, डिवाइस या फिर क्लाउड है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है डेटा, और डायरेक्ट लाइन लिखी है कि एआई आधारित प्रौद्योगिकी के लिए डेटा एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका NHERC का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप मुझे बता सकते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल, रेगुलेटरी हो गया, इक्वलिटी रेगुलेटरी हो गया, या फिर कमीशन हो गया। तो इसका सही आंसर है साथियों ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, और अब ये संस्था क्या करेगी या इसका हिंदी में नाम क्या है, तो HECI जो आयोग बनेगा हमारा इंडिया का, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसका पहला अंग कौन होगा। तो उसका पहला अंग नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी। और ये कहाँ कहाँ क्या करेगी, किसको रेगुलेट करेगी, किसको नहीं करेगी। तो दो चीजें याद रखना है कि इनको तो रेगुलेट नहीं करेगी, चिकित्सा और विधिक शिक्षा को रेगुलेट नहीं करेगी, बाकी के जितने भी हैं उनको वह इसके लिए लेकर के आएगी, इसके अंतर्गत लेकर के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक किसके अधीन स्वायत्त संस्था है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एनटीए की भी बात की जाएगी, नेट की भी बात की जाएगी। तो ये एनसीईआरटी एनसीवीटी है, ये एनसीवीटी और एमसीआई के अधीन है या फिर यूजीसी के अधीन है। तो इसका सही आंसर है साथियों यूजीसी, और इसकी वेबसाइट पर जाकर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि इसके लोगो में ही लिखा है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, हिंदी में नाम भी जरूर याद रखना है आपके लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान है। और ये बीच में आप जो क्यू देख रहे हो यह कॉलेज की क्वालिटी के लिए शो करता है, और यहाँ से ही ये नैक की जो रेटिंग होती है, नैक की जो ग्रेडिंग होती है कि आपका कॉलेज ए है, बी है, सी है या यूनिवर्सिटी ए बी सी है, या क्वालिटी के आधार पर यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज से जुड़िएगा और फेसबुक पेज से जुड़िएगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आगामी सीरीज जो है वह एसआई के लिए भी लेकर के आएंगे, और अभी हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आपका।